जिस तरह से स्थिति बांग्लादेश में हो रही है, क्या भारत में भी होगी? क्वेश्चन मार्क में पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। हम अभी आए हैं आजमगढ़ में हमारे जो पत्रकार हैं इनसे बातें करेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चाहे कुछ साल पहले 2 साल पहले लगभग अफगानिस्तान रहा हो, जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो पत्रकारों की एक अहम भूमिका होती है। पत्रकारों ने जिस तरह से 2 पक्ष लिया हुआ है, एक रवीश कुमार वाला धड़ा है और दूसरा जो उसके काउंटर में है जो बता रहे हैं, यहाँ पे क्या ओपिनियन इनका आता है कि जिस तरह से पत्रकारों का क्या भूमिका रहती है, क्या भारत में भी उस तरह की स्थितियाँ हो सकती है या नहीं, इनसे बात करेंगे। इनको क्या लगता है? सबसे पहले आप लोगों का सबका स्वागत करेंगे। आप सीनियर है, आपसे शुरुआत करते हैं। नाम क्या होगा? मैं डॉक्टर तौसीफ। क्या लगता है कि जिस तरह से क्वेश्चन यही आ रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में हुआ, क्या भारत में भी पॉसिबल है होना? नामुमकिन है सर। यहाँ पर भी तो लोग जो है कि रोजगार को लेकर के, आरक्षण को लेकर के सरकार से जो आपकी बार पूरा ग्रुप ही एक हुआ था, इंडिया गठबंधन बना था जो वर्तमान सरकार थी उसको हराने के लिए, कहीं न कहीं आक्रोश तो यहाँ की सरकार को लेकर भी है मन में लोगों के। बात ये अलग है, वहाँ आबादी कम है, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ के लोग शिक्षित हैं, वहाँ भी शिक्षित हैं, लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्रफल भी ज़्यादा आप कह रहे हैं। जी, क्षेत्रफल जो है यहाँ का ज़्यादा है, वहाँ का कम है। नाम क्या हुआ? फैसल अंसारी, मैं बोलेगा भारत वतन बास्कर से हूँ। आपको क्या लगता है? जी मैम, देखिए मेरा जो सोचना, जो आपने पूछा कि क्या इंडिया में पॉसिबल है, तो मैं आपको कुछ पीछे ले जाऊंगा। जब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो उसमें जो 80% पब्लिक यहाँ के खिलाफ थी उस इमरजेंसी से। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो सेना थी वो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ थी। तो इससे पता ये लग रहा है कि कोई भी तख्ता पलट तभी होगा जब आपकी सेना आपके साथ हो। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ इसमें सबसे बड़ा हाथ सेना का है। पाकिस्तान में चलते हैं, जब परवेज मुशर्रफ साहब वहाँ थे तो वहाँ पर जब तख्ता पलट हुआ तो वो जनरल थे वहाँ के, प्रधानमंत्री को उन्होंने हटाया और फिर उसके बाद वो वहाँ के बनाए गए। इससे पता ये लग रहा है कि सेना अगर आपके हाथ में है तभी तख्ता पलट है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया की बात देखिए कुछ और है। इंडिया इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में तख्ता पलट कर लेना अपने आप में एक वर्ल्ड का इतिहास हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है इंडिया में इम्पॉसिबल है। अभिसार शर्मा जो है वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में भी संभव है। एक नैया पार्क के एक टीचर हैं अरविंद सर, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत में भी वो दिन दूर नहीं जब भारत में ऐसा ही होगा। हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है बहुत समझदार है। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, चुनाव से पहले जो लोगों की राय आ रही थी और जो मीडिया दिखा रही थी उससे लग रहा था कि बीजेपी 400 पार चली जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आता आपने क्या देखा कि बीजेपी को 250 टच करना बड़ा मुश्किल हुआ। इससे ये तो नहीं दिखाई, ये तो दिखा रहा था इंडिया गठबंधन अब की बार सरकार बना रहा है। नहीं, तमाम न्यूज़ वाले दिखा रहे थे अब की बार 400 पार, तमाम न्यूज़ वाले दिखा रहे थे। और जो सरकार से रिलेटेड हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हुआ, वो तो 400 पार दिखा रहे थे। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मीडिया जो बताई वो ऐसा लग रहा था आम जनता, हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं, इसमें तो लग रहा था आपके बार इंडिया गठबंधन हावी है। जी। लेकिन आ गए मोदी। हाँ, तो सुनिए, उसमें भी बात यह है कि जो रवीश कुमार जैसे आपने बोला कि उनका जो धड़ा है बिल्कुल अलग है। इन लोगों की राय थी कि अब की बार लड़ाई बहुत टफ है, लेकिन किसी ने ये जबर नहीं कहा था कि इंडिया गठबंधन सरकार आ रही है। कहा यह गया था कि लड़ाई टफ है, कहीं भी जा सकता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इंडिया की जनता बहुत समझदार है। जब इंडिया की जनता को लगेगा कि जो गवर्नमेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो बांग्लादेश में था एक तरफ फैसला और उनके खिलाफ में जो अगेंस्ट की जो पार्टियां हैं उनको दबा देना, जब जनता को लगेगा ऐसा होने लगा है तो फिर यहाँ भी तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि एक बार पहले भी तख्ता भारत में नहीं पलट हुआ है, सरकारें गिर जाती है। एक बार जो है अटल बिहारी जी की गिरी हुई थी, एक बार जो है कि इनकी गिरी हुई थी, क्या बोलते हैं, मायावती जी की गिरी हुई थी। हाफ करने के बाद हाफ में गिर गई थी उसकी, मायावती जी समर्थन वापस। हाँ, वही चीज हुआ था। तो ऐसे तो भारत में भी हो सकता है ना कि अगर हम आपको सरकार में नहीं बनने देना चाहते हैं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। ये जो जिस तरह से बांग्लादेश में विद्रोह हो रहा है, मार काट हो रहा है, आगजनी हो रहा है, गाड़ियां और बसें जलाई जा रही है, जैसे श्रीलंका में हुआ था, जो कि जो मरीज जहाँ पे पड़ा रहा वो वहीं पे मर गया।
है ना, उसको दवाई नहीं मिल पाई। ये स्थितियाँ क्या भारत में पॉसिबल है, संभव? देखिए, बांग्लादेश की जो बात है, बांग्लादेश छोटा देश है, ठीक है। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन दोनों में बहुत अच्छा टच था, मतलब आपस में दोनों की अच्छी बनती थी। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी की कही हुई बातों पर अमल ज़्यादा करती थी, और वहाँ के जो विपक्षी पार्टियां थी उनको बिल्कुल दबा दिया गया। 10 साल पहले आपको याद होगा कि वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि वहाँ कोई भ्रष्टाचार था, करप्शन, कि आप इसकी जांच कराइए, नहीं तो हम विपक्षी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो शेख हसीना ने कहा कि जांच नहीं होगी, चुनाव होगा, आप लड़े चाहे मत लड़े। तो विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया चुनाव का, और शेख हसीना जी की पार्टी अकेले लड़ी, अकेले जीती और वहाँ के प्रधानमंत्री हो गई। तो ये पॉसिबल बांग्लादेश में इसलिए क्योंकि वो छोटा देश है और वो दूसरों की बातें सुनता है। हमारा इंडिया एक बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, ये दूसरे की नहीं सुनता है, खुद करता है। और जनता यहाँ की समझदार है, जब वक्त आएगा तो यहाँ की जनता सरकार गिरा देगी, न कि तख्ता पलट करेगी। ये मेरा मानना है, सरकार गिरा देगी, तख्ता पलट इंडिया की जनता नहीं करेगी। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद राशिद हुसैन, वतन भास्कर से चीफ एडिटर है। आपको क्या लगता है? नहीं, अब बांग्लादेश की जब हम बात करेंगे तो जो हम बांग्लादेश की जो हम बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश और इंडिया से कंपेयर करना ये अच्छी बात भी नहीं है। फिर बड़े बड़े पत्रकार क्यों कर रहे हैं कंपेयर? नहीं, ठीक है, ऐसा उनको इसलिए लगता है कि जैसे जिस तरह से यहाँ पे जो वर्तमान सरकार है, इनके द्वारा जो भी फैसले लिए जा रहे हैं तो उनका ये फैसला अटल होता है, विपक्ष से कोई राय नहीं लेते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। पहले की जो सरकारें होती थी, पक्ष विपक्ष को बैठा करके एक मीटिंग रख करके दोनों को समझ करके सामंजस्य बना करके किसी निर्णय पर आती थी। इस मौजूदा गवर्नमेंट में ये हुआ नहीं। यहाँ पे एक व्यक्ति की जरूरत होती है तो होता ही है। जैसे अभी बांग्लादेश वाला सीन हुआ तो उसमें सारी पार्टियों को मिला करके कल बैठक की गई थी। तो अब कहाँ हैं? मैं कह रहा हूँ कि आज बांग्लादेश की बात आई है। 5 अगस्त को जब वहाँ से शेख हसीना जी जब अपने देश से पलायन की हैं, भाग करके आई हैं, तो इसके पहले का एक बैठक हमको आप बता दीजिए। ये तो जब एक प्रधानमंत्री जब अपने आवाम का जब आवाम का शोषण करती है और जनता जागरूक होती है, वहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के यूथ जागरूक हुए, छात्र जागरूक हुए। आरक्षण का मामला था और ये मामला बीते कई महीनों से चल रहा था। इसके पहले मोदी जी जाकर के मिल करके आए थे शेख हसीना जी के। कहा कि आरक्षण का मामला था, वहाँ पे लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, जबकि भारत में कहते हैं हमको 75% आरक्षण चाहिए। इसको आप कैसे करें? नहीं, ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बढ़िया है, मैं सम्मान करता हूँ आपका ऐसे क्वेश्चन का। देखिए, समझना होगा इस चीज को कि आरक्षण से कितना लाभ किसको मिलने वाला है। यहाँ पे आप सुनी होगी कि अपने हाथ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बात जी, लेकिन यहाँ पे जो आरक्षण की बात हो रही है तो ये एक अलग मुद्दा है। जब हम इस पे डिस्कस करेंगे तो समय लंबा जाएगा। इसके लिए मैं एक बार फिर मैं आपके साथ, आपके चैनल के साथ बैठूंगा और इस पे भरपूर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज एक चीज जहाँ तक आपने कहा कि किस लिए हो रहा है, मतलब कि एक जो नीचे का तबका उसको उठाने के लिए हो रहा है, तो एक क्रीमी लेयर भी आया है उसी के लिए। जैसे जो दलित है, जो गरीब हैं, जिनको जो ग्रामीण हैं, जिनको ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाई, उन लोगों को मेन लाइन में लाने के लिए आरक्षण बना हुआ था। अब ये मैं एक चीज पत्रकार 21 अगस्त को इसी को लेकर के भारत बंद का पत्रकार महोदया, आप सदन में देख रही होंगी आरक्षण की जो बात चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जातिगत गणना क्यों नहीं करा ले रही? विपक्ष कह रहा है इतने। अच्छा, ये मुद्दा क्या होता है? तख्ता पलट का मुद्दा क्या? ये स्थिति आती क्यों है? सरकारें जब तानाशाह हो जाती हैं और अपनी मनमानी करती है, जनता को अवॉइड करती है, विपक्ष को अवॉइड करती है, तब जाकर के तख्ता पलट जैसे स्थिति पैदा होती है, हालात पैदा होते हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश, वहाँ श्रीलंका का क्या हालात थे। इसके पहले कुछ दिन पहले तक जो है कि ध्रुव राठी जैसे लोगों ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी कि भारत से आगे निकल रहा है श्रीलंका। पाकिस्तान जो है कि धर्म को लेकर चल रहा है, लेकिन शेख हसीना ने कहा कि हम राजनीति में धर्म नहीं लाएंगे, धर्म अलग होगा और राजनीति अलग होगी। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अचानक से कैसे वो ये यूट्यूब पे पैसा कमाने का एक जरिया है और पॉपुलैरिटी अपना बिटोरने का एक जरिया है। तो उसके खिलाफ हो गए ना, अभी तो वो भी कह रहे हैं। जैसा ध्रुव राठी की बात कर रही हैं आप,
अब उनकी चैनल उनके हिसाब से अगर मानेंगे तो उनका कहना है कि मैं तो भविष्यवाणी 2 महीना पहले ही कर दिया था कि बांग्लादेश का तख्ता पलट होने वाला है। ये कौन सी आकाश बड़ी, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पर्चा बनाने लगे तब बैठ करके, तो क्या मतलब है? ये जनता का मूल ये जो है, आप अभी वहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि हिंदुओं का मंदिर पे आक्रमण हुआ, एक सवाल उठ रहा है कि हिंदू मारे जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर के माध्यम से आया है और वहां जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है उसका मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूं, जो एक अपवाद बनाया जा रहा है भारत के अंदर कि वहां के, नहीं सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, मंदिर वहां पे शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, आप अच्छा है आपने बांग्लादेश पे चर्चा किया और अपने हिंदुस्तान के पत्रकारों पे भी चर्चा किया, हम जैसे लोगों को बोलने का मौका आपने दिया। तो ये अवश्य मैं एक चीज़ कहूँगा कि 400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लगभग 14 से ज़्यादा लोग, मैं करीब 12 घंटा पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 14 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। हिंदू का कहीं ये नहीं आया है कि घटने में किसी हिंदू की जान गई है, हमला हुआ है, इससे इनकार नहीं है। 2 सत्ताधारी हैं, एक सत्ता को अच्छा लगा वो हमला, एक सत्ता ने विद्रोह किया और दूसरे ने उसका लाभ उठाया। मंदिर पे हमला हुआ है, एक मंदिर पे हमला हुआ है और लगभग 26 से 27 हिंदू घरों पे आक्रमण हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस तरह से वहाँ के मुसलमानों ने जो प्रोपगंडा बनाया जा रहा है कि वहाँ पे हिंदू खतरे में है तो मुसलमान शरिया कानून लागू होगा, इस पे मैं ये ज़रूर ये चर्चा में, और इसको आप काटिएगा मत, जिस तरह से मुसलमान वहाँ पे बैठ कर के हिंदू लोगों के घरों की हिफाजत कर, वीडियो है आप कहिएगा तो मैं भेज दूंगा आपको, जिस तरह से हिफाजत कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है। और जब कहीं विद्रोह होता है, आप चुनाव का देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में कोई नेता आता है कुछ बोलता है, कोई नेता आता है कुछ बोलता है, विद्रोह जैसी वही तो कहा मैंने, आपने इतना लंबा, इस तरह की कोई हालात, कोई गड़बड़ नहीं है। आगजनी होती है, बस पलटेगा तो 2 लोगों की मौत होनी ही होनी है। तो ये एक एक्सीडेंट है और इसकी जिम्मेदार शेख हसीना है। शुरू में आपने जब शुरुआत करी थी तभी समझ में आ गया था आप क्या करने वाले हैं, तो वो तो मैं आपको बता दूं कि ये तो चीज़ें पहले से ही समझ में आ रही है कि एक तरफ लोग फूंक रहे हैं, दूसरी तरफ बचा रहे हैं, वही मुस्लिम जो है कि मंदिरों के सामने बैठ करके बचा रहे हैं। लेकिन क्या एक राजनीतिक जहाँ पे एक किसी पार्टी को कुलर नेता को लेकर के आपकी का विद्रोह हो, तो क्या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है इसको जलाना, घर जलाना, मंदिर जलाना, परिवार जो आम जनता है उसको जलाना, ये कहाँ तक उसको जायज़ समझते हैं? देखिए, एक बांग्लादेशी प्रेसिडेंट जो हिंदू महाजोत हैं, उनका स्टेटमेंट दैनिक जागरण को दैनिक भास्कर को मानती है ना यार, इस समय बहुत बेहतरीन अपना स्तर बनाया हुआ है। मैं उसको प्रमोट करने के लिए नहीं, मेरा खुद का भी अखबार है, मैं अपने अखबार की भी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन उसमें जो उन्होंने जो निकाला है उसमें आपका जो बयान है, देखिए मैं बयान पढ़ के सुना देता हूँ कि वो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मैं करीब 36 हिंदू नेताओं के घरों पर हमला हुआ है और चट्टोग्राम में एक मंदिर पर भी हमला हुआ। हमें लगा कि अब बांग्लादेश में कत्लेआम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम सब बच गए। यानी एक प्रोपगंडा बनाया जा रहा है। मैं ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपके ये पे स्क्रीन पे, ये एक वहाँ के ये बनाया क्यों जा रहा है, कौन बना रहा है? मामला तो ये है ना, जैसे देखिए प्रोपगंडा बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है? विपक्ष बना रहा है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है। आज ये बताइए कांग्रेस क्या कह रही है? क्या कर रही है? कह रही है कि बीजेपी जो है कि धर्म पे राजनीति करती है। धर्म पे राजनीति कौन नहीं करता है बताइए? धर्म पे राजनीति आज कांग्रेस का या अन्य घटक दलों का ये आरोप है ना कि बीजेपी हमेशा कोई बात होती है जय श्री राम का मुद्दा लेकर आ जाएगी, राम मंदिर की मुद्दा लेकर के आ जाएगी। जो राजनीतिक जो मामले हैं ना, देखिए सभी लोग करते हैं, धर्म पे सभी लोग करते हैं। अभी अयोध्या मामले में समाजवादी पार्टी का एक नेता साफ तौर पे पकड़ा गया जी, और उस पे मुझे लगता है कि बहस बहुत तेज चल रही है। सीएम योगी ने साफ तौर पे आदेश कर दिया है कि उसकी जांच हो और उसकी कार्रवाई। लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मामले में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का बवाल नारा दिया था किसने? प्रियंका गांधी ने। चुप है, बिल्कुल चुप है एकदम से। राहुल गांधी कोई वक्तव्य नहीं आया। अखिलेश ने डीएनए की बात कर दी, डीएनए की बात कर, बार डीएनए की बात, एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि अगर हुआ होगा उचित कार्रवाई होगी। ये मामला हो गया समाजवादी पार्टी का। अब यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि जो बुलडोजर है वो
रहीम समझता है, यादव को पहचानता है, रहीम को समझता है, खान को समझता है ना, लेकिन वो सिंह को नहीं समझता है। अभी गाजीपुर में 2 महीने पहले बहुत बड़ा सेम यही हाल हुआ था। वहाँ पर भी एक बच्चे के साथ रेप किया था, जिसने रेप किया था उसका नाम अशोक सिंह था। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। तो ये देखिए, ये पार्टियां हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। अब मामला क्या है, देखिए मुद्दा क्या है, बहस करने का सबसे बड़ा मामला क्या है कि जो हालात बांग्लादेश में हैं जी, क्या वो हिंदुस्तान में हो सकता है ऐसा? अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, और बांग्लादेश में ऐसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसको कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज़ मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अगर आम पब्लिक जिस तरह से क्या आक्रोशित है सरकार को लेकर के, और जिस तरह से विपक्षी पार्टियाँ उसमें घी डालने का काम करती हैं किसी भी कंडीशन में, आज पत्रकार बहुत सारे से पत्रकार जैसे रवीश कुमार और जैसे विशाल शर्मा जैसे लोगों का नाम लिया हमने, वो सरकार की अच्छाइयाँ गिनवाने के बजाय बुराइयाँ ज़्यादा गिनवाते हैं। तो कुछ अच्छाइयाँ भी गिनवाने से भी अगर कोई देखिए, अगर आपने एक छवि बना रखी है, आपके लोग फॉलोअर हैं, आपको मानते हैं, आपकी बातें मानते हैं, तो कुछ अच्छाइयाँ अगर दिखती हैं तो उसको भी गिनवाइए, बुराइयाँ ज़्यादा गिनवाइए। ताकि मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमें ये लगता है कि उनकी समझ जो है हमसे बेहतर है। एक चीज भी क्या कहेंगे, जो उपद्रवी थे जाकर के बकरी, खरगोश, मुर्गा और मछली उठा करके ले आती है, उनके वस्त्र भी उठा ले, ब्लाउज और अंडरगारमेंट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा रवीश कुमार जी ने कि ये लूट है, नहीं लूट नहीं है, ये आज़ादी मिली हुई है। इस पे आपको क्या कहना? मैं कह रहा हूँ, इसको कहा जाता है अवसरवाद। कहीं कुछ पड़ा है, उनको कहना का ये चाहिए था क्या, ये छूट मिला हुआ, छूट मिलेगा तो पब्लिक प्रॉपर्टी। वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो वरिष्ठ पत्रकार हमसे किया है कि नहीं? नहीं, इसमें पत्रकार आप सही मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं हो सकता है कि उनके जो कहने का नजरिया हो उसको हम और आप न समझ पाए हों, और हो सकता है कि यदि उन्होंने ऐसी बात अगर कही है तो कहीं ना कहीं कहीं सटीक बैठ रहा होगा। कहाँ बैठ रहा होगा? नहीं, बिल्कुल, जब आप भी जानती हैं कि जब आज़ादी मिलता है। आपने वो बयान, मैंने वो बयान सुना नहीं है। जैसे राशिद भाई ने कहा कि वो परिस्थितियां क्या है कि उन्होंने कहा है, तो जब तक हम बयान नहीं सुनेंगे यही भूमिका, यही बातें कर रहे थे कि शेख हसीना की तानाशाही थी, आज तख्ता पलट हो गया है। आम जनता उनके घर में घुस करके उनके जो है कि बकरी, मुर्गी, मछली निकाल के लेके आ रही है। ये चोरी नहीं है। उन्होंने कहा ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है। रवीश कुमार का इस तरह का जो वक्तव्य है, जो उन्होंने जो खबरें प्रसारण किया है कि ये एक बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से जो रवीश कुमार है, माना कि आप एंटी सत्ता आप खबर चलाते हो, लेकिन एज ए पत्रकार इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बढ़िया काम नहीं किया है। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया काम नहीं किया है। 370 वाला एक बढ़िया काम हुआ, राम मंदिर का मामला इतना 370 के बारे में कहते हैं 370 हटा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात, एक सेकंड सुनिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने एक आधा सेकंड में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अभी स्वेप कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा दिमाग से। ये बताइए कि एक मुख्यमंत्री जब सत्ते में आता है, अपने ऊपर दर्जनों लगे मुकदमों को अपने पावर से उसको हटवा लेता है, और वहीं अन्य मुलजिम जो है, आप क्या बात कर रहे हैं सर? कहाँ डेमोक्रेसी की बात है? किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? बात होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि पत्रकार है, आप खबर चलाए। पत्रकार का मतलब क्या होता है कि जो सत्ता से सवाल करे, ये सबसे बड़ा है। लेकिन बिल्कुल रवीश कुमार को उस समय वो सुझा होगा, लेकिन तो क्या रवीश कुमार को क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई काम बेहतर नहीं लगा? कोई काम बेहतर नहीं लगा? आप 4 काम कोई भी काम हो उसमें कमियां गिना लेते हैं। आप अयोध्या पे काम किए, राम मंदिर पे आप काम किए, देखिए यही हमको ये चीज हमको अच्छा नहीं लगा। आप थे अभी आप बांग्लादेश में थे, आप बांग्लादेश में गोता लगा रहे थे, अब आप कहाँ आ गए? मंदिर की बात घुमा करके मंदिर पे आप आए, मंदिर पे आप आए। बात बांग्लादेश के संदर्भ में हो रही है, तो मंदिर पे आप क्यों आ रहे हैं? मंदिर विवाद खत्म हुआ, चाहे वो मंदिर बनी, चाहे मस्जिद बना, कहाँ बना नहीं बना, बात खत्म हो कि नहीं? पहला यार बांग्लादेश के संदर्भ में बात हो रही थी, आप मंदिर पे कहाँ जा रहे हैं? मैडम पहले सुनिए,
जो भाई साहब हमारे कह रहे हैं, रवीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, रवीश कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। वो कंडीशनल बयान था। मैं कंडीशनल बयान मान रहा हूँ कि रवीश कुमार बयान था। मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि रवीश कुमार क्यों कहे, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ उसके बाद हम उसको चर्चा कर लेंगे। रवीश कुमार क्यों कहे, मैं इस पे आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ काम बेहतर किया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जब से सत्ता में आई है, ठीक है, वो सत्ता में आने के बाद उसने तानाशाही किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज देश की जो हालात हैं, आप मान रहे हो ना? बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं ये तानाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं, एक सेकंड, तानाशाही इसको नहीं कहेंगे हम, इसको ये कहेंगे कि थोड़ा सा पावर बढ़ा दिया। पहले मैं निवेदन करता हूँ, आपका मामला क्या होता है, पत्रकार का मामला ये होता है, पत्रकार मतलब होता है कि अगर आप आपके बुरे काम को दिखा रहा है तो आपके अच्छे काम को भी हमको दिखाना चाहिए, होने भी तो चाहिए। एक मुख्यमंत्री पर सुनिए, अब हमारी बात सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप अपने मुकदमे हटवा लेते हैं, आप राम मंदिर का निर्माण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी प्रजा पूरी जनता आपसे बहुत प्रसन्न है, जय श्री राम मैं भी बोल दे रहा हूँ। लेकिन आप बनवाते हैं, 1 साल नहीं बीतता है आपका मंदिर चूने लगता है, आपके पूरी सड़कें उजड़ जाती हैं। वही कह रहा हूँ ना, मैं तो वही समझा रहा हूँ कि तो पहले उसका जांच करा लीजिए ना, पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक। अगर आप मंदिर को चूते हुए अगर दिखा मणिपुर सकते में हैं, घटना होता है, आप चुप्पी साध रहे हैं। आप रवीश कुमार की बात करते हैं, क्या कह रहा हूँ, रवीश कुमार सरकार नहीं है, नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार एक सरकार नहीं तो पत्रकार है, और पत्रकार हैं तो दोनों की बातों को रखना चाहिए। मैं अगर मंदिर भव्य मंदिर बना है तो उसको भी दिखाना चाहिए, चूरा है तो उसको भी दिखाना चाहिए, रोड बढ़िया बना तो भी दिखाना चाहिए, गड्ढा हुआ तो भी दिखाना चाहिए। मैं बिल्कुल आप लोगों की भावनाओं का कदर करता हूं, आप लोग भावना में बड़ी हुई है। देखिए, अगर रवीश कुमार जी के जगह पर अगर मैं होता, मैं सीधा, देखिए मेरा हेडलाइन होता कि योगी सरकार में विकास कार्यों की लहर इतनी तेज बही कि सड़कें उजड़ गई। मैं विकास तो दिखा, विकास भी दिखाना है आपको, आप समझ नहीं रहे हम क्या रहे। दोनों जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव भी दिखाइए, निगेटिव हो तो निगेटिव दिखाइए। रवीश कुमार कह क्यों रहे हैं, रवीश कुमार क्यों कह रहे हैं, रवीश कुमार भी कह रहे हैं, अभिसार शर्मा भी कह रहे हैं। अभिसार शर्मा क्या कह रहे हैं कि भारत के लिए सबक है, अब वो साफ संकेत कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने जो कहा कि भारत के लिए सबक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, जहाँ ऐसे तानाशाही हुकूमत है उन अन्य राज्य, उन अन्य देशों के लिए सबक की चीज है। जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 3 भाई हैं, अगर अलग हो सकते हैं, तो आपका बेटा अगर 3 बेटा आपसे अगर तीन बेटा अगर आपके हैं, वो क्यों नहीं अलग होंगे? क्योंकि वो एक बनती जा रही है ना। वो अफगानिस्तान कहा था, श्रीलंका कहा था, बांग्लादेश सटा हुआ, संबंध अच्छे थे, मामला यूथ ने उठाया, बाद में मामला ये आगजनी और तख्ता पलट तक गया। और वही स्थिति मैं बता दे रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे यूथ परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या आप बात कर रहे हैं? एक है जो पत्रकार हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे पे भी खतरा आ सकता है। इसके पहले हमारे पे गुंडा एक्ट लगाया गया, योगी जी कहाँ थे? 2 बार रिन्यूअल किया गया, तड़ीपार हम आपको दिख रहे हैं। ये भारत के लिए सबक ये कहा, भारत के लिए सबक क्यों है? भारत के लिए सबक इसलिए है, भारत जो राष्ट्र है उसके लिए सबक किसी नहीं है। जो सत्ताधारी हैं, पहले उनके वाक्यों को समझिए और उनके वक्तव्यों को देखिए, वह कहना क्या चाहते हैं, उसका भाव क्या होता है। एक चीज और बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि 3 स्टूडेंट जो सामने आ रहे हैं उनके बस का था सत्ता परिवर्तन करना, या उनको बाहरी शक्तियां प्रमोट कर रही थी? मत देखिए, आप 3 स्टूडेंट को मत देखिए। ऐसे जो लोग कह रहे हैं, कि पाकिस्तान और चीन का हाथ रहा, तो अरे बिल्कुल कहेंगे। आप ये बताइए, मोदी जी अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो क्या आप समझ रहे हैं कि मोदी जी के बस का है? उनके पीछे जनता खड़ी है, जनता के पावर से मोदी जी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, यही है। समझे, यही बात हसीना से क्यों नहीं समझी? कोई नियम लाने से पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि जब सत्ता में कोई बंदा आता है, कोई भी आता है सत्ता में, तो क्या वो मनमानी करेगा? वो उसको पब्लिक चुन करके भेजी है ना। क्यों भेजी है? कि हमारे देश के हालात बेहतर होंगे। ये लड़ाई कितने दिनों से चल रही है? काफी दिनों से, जब से चल रही है। मैं कह रहा हूँ जो हसीना ने जो किया है, आखिर ये बताइए कि जो सर 16 सालों से ये मामला चल रहा है। कितने दिन से? 16 सालों से ये आग सुलग रहा था। 16 सालों से लेकर के आज 2024 के अगस्त 5 तारीख तक में बैठक एक नहीं हुई होगी, कई बैठकें हुई होगी, कई मामले हैं। दूसरे देश का मामला है, बहुत ज़्यादा मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। हिंदुस्तान में भी है, होता तो यहाँ क्या हिंदुस्तान में सरकलम कर दिया जाता है? सरकलम नहीं किया जाता। हाँ। अच्छा, उनके पिताजी, शेख हसीना के पिताजी का नाम क्या है?
हाँ उनकी जो मूर्ति तोड़ी जा रही है, उनको अगर स्वतंत्रता से बांग्लादेश का जनक उनको कहा, हाँ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है, उसको आजाद करवाने वाले हैं, बांग्लादेश नाम दिलाने वाले हैं, फिर इस सब में उनकी मूर्तियां तोड़ने का क्या प्रयोजन? हर देश का अलग अलग राजनीतिक भाषाएं होती है। यहाँ पे जो मैंने कहा कि जो तालिबान का बांग्लादेश के साथ में जो तालिबान वाला झंडा लहराया गया, हो सकता है ना कि तालिबान और पाकिस्तान का। आप यहाँ नहीं देखते हैं कि महात्मा गांधी को नोट से फोटो हटाने की बात होती है, आप यहाँ नहीं देखती है कि RSS और विश्व उनकी मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती, कहीं जो तोड़ता है उस पर जो है कार्रवाई होती है। यहाँ बीजेपी के अन्य और नेताओं जो गांधी जी की मूर्तियां तोड़ता, इवन जो गौतम शर्म की बात तब आ जाती है हमारे देश और हमारे देश के युवाओं और युद्ध के लिए, जब हमारे देश का एक प्रधानमंत्री ये कहता है बैठ करके अपने इंटरव्यू में कि महात्मा गांधी को हमारे देश के लोगों ने तब समझा जब उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई। इस चीज को आप कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है बताइए? मानते हैं कि सत्ता यहाँ पर भी मनमानी कर रही है? सत्ता बिल्कुल मनमानी कर रही है। तो जो बांग्लादेश में हालात हुए वो यहाँ भी हो सकता है? ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। क्यों? लेकिन इनकी जो है हालात, लक्षण वहाँ पे रहे वो लक्षण यहाँ पे भी तो दिख रहे हैं। अपने शब्दों को हमारे हलक में डाल रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं आपकी पीड़ा को समझ पा रहा हूँ कि क्या आप कहना चाहते हैं। संबित पात्रा बिल्कुल नहीं, पीड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन होती है। मैं कहना चाहूँगा कि मैम कभी कभी ये होता है कि बेटों द्वारा या औलादों द्वारा किए गए गलत कारनामों का फल कभी कभी बाप को मिलता है। यही चीज बांग्लादेश में जो आप मूर्ति गिराने, उन्होंने ऐसा क्या गलत काम किया था? देश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, अभी भी कुछ नहीं, मैंने क्या कहा कि कभी कभी किसी बाप को बेटों के, क्या बाप ने गलत किया था? मैंने बात मेरी समझिए, मैं क्या कहा, बेटों ने क्या गलत किया? हाँ वो बेटी है ना शेख ये हसी, उनका पूरा परिवार जो सर मैं बता दूं आपको, शेख हसीना एक अच्छी लीडर थी। शेख हसीना जिस मानसिकता और जिस विचारधारा को लेकर के राजनीति में कदम रखा था, और एक बचपना में जब उन्होंने जब आकर के अपने पिताजी से कहा कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन वह शेख हसीना दूसरी थी। लेकिन जब सत्ता में आई, 20 साल का जब राज सुख मिला इनको। सिंगापुर का उदाहरण सब लोग देते हैं कि सिंगापुर का जो कि 4 साल का टाइम मांगा और एकदम पूरा सिंगापुर को बदल दिया, है ना, उदाहरण सभी लोग देते हैं। कहीं ये तो नॉर्मल हुआ नहीं होगा। आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, 2 साल से लगभग उसका आंदोलन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी विकास हो पाएगा? अगर कहीं सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए। लग रहा है एयरपोर्ट चुने लगेगा, जहाज कहाँ जाके लैंड करेगी? सेंसर फेल हो जाएगा, ये बताइए ना, सेंसर फेल हो जाएगा। इसमें सरकार जिम्मेदार है कि जो ठेकेदार रहे वो जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, इसका सरकार जिम्मेदार है। सख्त ऐसा एक्शन लेना चाहिए, उसे ऐसा कड़ा नियम बनाना चाहिए, कड़ा कानून बनाना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह से करने से पहले सोचे कि मुझे जो लोग बनाए होंगे उनके मन में जो है कि सरकार के खिलाफ भी डर कैसे होगा? आप अर्चना जिस बात को समझिए, उनके अपने पर्सनल घर के 40 लाख में टेंडर पास होता है, जो वहाँ के स्थानीय जो MLA हैं, जो MP हैं, उनको कमीशन चाहिए, ठेकेदार को कमीशन चाहिए, उसी ज्यादा मिले, उसी बिल्कुल होना चाहिए। या तो ये साफ तौर पे एकदम ये जो कमीशन खोरी है बंद हो। अब 40 लाख में एक रास्ता को बनाने के लिए 40 लाख का बजट पास हुआ है, उसमें से 20 लाख तो कमीशन में चला गया। अब उस 20 लाख में ठेकेदार अपने पास से 40 लाख रुपए थोड़े देगा, उसमें उसको तो कुछ बचना चाहिए ना, तो वो मटेरियल कैसा होगा? सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि कमीशन खोरी तुमको क्यों चाहिए भाई? एक MLA को, एक MP को, उस एरिया के MLA MP को, एक जिला पंचायत को क्यों कमीशन चाहिए? 40 लाख में हमको यहाँ से 5 किलोमीटर सड़क बनानी है, हमको केंद्र से 40 लाख रुपए मिले, हमें पैसे 40 लाख मिले, जो दिया मुझको उसको कुछ दिया, 14% से 17% हमको, और आगे 40% तक हमको, और ग्राउंड रिपोर्ट में हम ही पता पता चला है कि 40% तक उस पैसे से देना पड़ता है। अब 40 लाख का 40% निकालेंगे, उसके पास कितना पैसा बचेगा? काम होना है 40 लाख में, तो कैसे काम कराएगा? या तो टेंडर का वो प्राइस बढ़ाए, या तो जो है कि कमीशन खोरी साफ तौर पे बंद हो, तो क्या संभव है बंद हो? ये इस सरकार चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता है, सरकार चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। लोग बोलते हैं कि सरकार अच्छी रहती है, सरकार जैसी हो, वो ये मैटर करता है कि आप कमीशन नीचे से लेंगे कि ऊपर से लेंगे। ये भी तो लोग कहते हैं, अगर सरकार सख्त है तो आप नीचे से लेंगे, सरकार नॉर्मल लिबरल है तो ऊपर से लेंगे। इसी देश में आप बहुत दूर मत जाइए, अभी आप आगरा एक्सप्रेस पे चले जाइए और पूर्वांचल पे चले जाइए,
आपको फर्क नजर आ जाएगा कि पूर्वांचल किस तरह से बना है, आगरा किस तरीके से बना है। आगरा एक्सप्रेसवे पे अगर आदमी अकेला है तो सो जाए गाड़ी चलाते चलाते, पता नहीं चलता है गाड़ी कहाँ जा रही है। ऐसी पूर्वांचल पे जाइए चला, जैसे लगता है अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो खटक से मारे काम चले गए। सही एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा वो भी सरकार के जमाने में बना था, कोई सरकार तो बनवाई होगी ना, मैं नाम नहीं लूंगा, इसको भी किसी ने इसको भी बनवाया होगा, लेकिन दोनों को जाकर कंपेयर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। सत्ता चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये कमीशन खोरी खत्म हो सकती है, लेकिन इनको खुद चाहिए तो खत्म होगी। जनता जागरूक होगी या सरकार स्ट्रिक्ट होगी? नहीं, खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म? सरकार को बिल्कुल इस पे कड़ा तानाशाही करने लगेंगे ना कि सरकार तानाशाही हो गई। जब एक पत्रकार जब भ्रष्टाचार पे आवाज उठाता है, जब हम जैसे लोग जब आवाज बनते हैं उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो मुकदमों में फंसा दिया जाता है। सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं अरविंद जी, आवाज उठाए तो उसको गोली मार दी जाती है, उसके झूठे मुकदमे फंसा दिया जाता है। हमने यही करी कि पत्रकारों पे ज्यादा वो गिरता है। बिल्कुल। उसके बाद से अगर उसमें अगर अपोजिशन पार्टी को लीडर अगर उसे नहीं मिलता है तो 20-25 गुंडों को लेकर के बड़े धरना देता है वो कि नहीं बनेगा। सड़कों में जहां तक मामला आता है तो यही बात होती है कि हम यहाँ पे ये काम पहले कराओ, पहले बाद में मत कराओ। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ की सड़कें नहीं बन पाती, सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं पहले नाली बनाओ फिर सड़क बनेगा। अब जो सरकार ने जो बायो में जो पास हुआ है कि पहले सड़क बनेगा बाद में नाली बनेगी, वो प्रधान कहाँ से बनाएगा? तो प्रॉब्लम इस बात की है कि हमारे देश के लोग ही नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, और वो चाहते भी हैं तो सरकार उस पर कड़ा एक्शन है। अरविंद जी, लेकिन जो दलाल हैं ये नहीं चाहते हैं। जैसे मैं बता दूं कि फतेहपुर ग्राम सभा एक है, उसमें उसकी खबर हमने चलाया और भ्रष्टाचार का उजागर किया। 60 लाख समथिंग का घोटाला आया, लेकिन वहाँ के लोग बाहुबली थे, उस मामले को दबाए, आनन फानन में कुछ काम कराए, फिर भी रिकवरी आई, लेकिन अभी तक सरकार गए, अभी तक प्रधान गया नहीं, हमारे पे मुकदमे हो गए। कभी कहा जाता था, अब तो नहीं है कि मीडिया फोर्थ पिलर है हमारे देश की। लेकिन इसी मीडिया, इंडस्ट्री मीडिया की मैं बात कर लूँ तो क्या आपको लगता है कि सही दिशा पे काम कर रही है? जब तक ये सही दिशा पे नहीं आएगी, होगा यही जो देश में जो सरकार चाहेगी। और जब सरकार चाहेगी, मीडिया कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, जब अपने पे आता है ना तो बहुत सब कुछ खत्म कर देता है। रही बात ये बांग्लादेश की और ये भारत की, क्या तो भारत में भी ऐसी नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और जिस दिन इसकी पब्लिक जाग जाएगी ना, उस दिन देखिएगा बहुत कुछ हो जाएगा। इंडस्ट्री मीडिया की बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसी ने एक भी खबर नहीं चलाया। शिक्षा पे कोई बहस नहीं होती है। सब जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो सड़क से लेकर सदन तक पहुंच सकता है बंदा, लेकिन शिक्षा पे अभी देखिए, शिक्षा पे जैसे सरकार ने वो लगाया कि सबको वो ऑनलाइन करना है, आंदोलन कर दिया कि लोगों ने। क्यों आंदोलन किया इन लोगों ने? ये जाएंगे 11 बजे पहुंचेंगे, 12 बजे पहुंचेंगे, 1 बजे पहुंचेंगे। एक लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो सरकारी टीचरों की वो लगती है, ड्यूटी लगती है, उसका लोग उन्होंने कहा। ये बहुत बढ़िया बात है कि देखिए सरकार को भी ये, अब एक सरकारी टीचर क्या क्या करे, आपके जनगणना करे कि पोलियो ड्रॉप पिलाए कि जा पोलियो ड्रॉप वाले आप टीचर सरकारी नहीं रहे, पहले पे रहते थे, अभी तो वो आंगनबाड़ी वाली हो गई हैं। करते हैं ना, लेकिन इसके पहले इसीलिए लोग कहते हैं उनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है। बस इलेक्शन में लगती है। बहुत ऐसे मामले आते हैं ना कि उसमें लगती है, बहुत ऐसे मामले जनगणना में भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। जनगणना में भी लोग भेज देते होती है। 2021 में हुई ही नहीं, 11 की हुई। राशन कार्ड बनवाना हो, ये लोग जाकर के बनाते हैं। हमने देखा है, बहुत हमने देखा है, जगह जगह भेज देते हैं लोग। ब्लॉक मामले से पहले लोग जाते थे, फिर हो सकता है कि इस टाइम हो ना हो। नहीं, अभी हमारे गांव में तो वो क्या आंगनबाड़ी वाले जो होते हैं वो करते हैं। टीचर हैं, उनको पढ़ाने के अलावा कई ऐसे जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। पहले काम ज्यादा थे, अब थोड़ा कम हो गए हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। रही बात बांग्लादेश की, यही है, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ये शिक्षक हैं और बायोमेट्रिक जो चल रहा है, ये अंगूठा लगाने के बाद, सिग्नेचर बनाने के बाद, भी तो रोक लगा है उस पर, सिग्नेचर बनाने के बाद खेत में पानी भरा रहे थे और बीएसए की टीम बीएसए की टीम ने पकड़ी इनको। अब दुर्भाग्य हमारी ये है कि 3 दिन पहले मैं इनके यहाँ बैठा था ऑफिस में और 3 दिन बाद ये सस्पेंड हो गए। अब इसका भी जो है कि जिम्मेदारी की जो है कि इस पे भी नाराजगी हमारे ऊपर गिरेगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ बीएसए महोदय मऊ को, होना चाहिए एकदम इन्होंने ऐसे लोगों को सस्पेंड करने का काम किया। और मैं तो कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों की बहाली भी नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आप ये इनसे जाकर बात करेंगे तो ये अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि हमारी गलती नहीं रही, फलानी गलती रही।
हाँ बिल्कुल करेंगे। फिर कैसे कैसे कहेंगे आप? इन्होंने अंगूठा लगाया, सिग्नेचर किया इन्होंने, और जा करके खेतों में पानी बरा रहे हैं। तो अभी बताइए कि छुट्टी में आए होंगे, लगा देंगे। नहीं, ऑन ड्यूटी पकड़े गए ना, यही वजह है। छुट्टी टाइम में छुट्टी में आके फिर लगा देते हैं, पूरा दिन की ड्यूटी बन जाती है। तो ये चर्चा होनी चाहिए ऐसे लोगों पे। यही वजह है कि हमारे देश के हालात खराब हो रहे हैं। युवा पीढ़ियां पढ़ नहीं पा रही है। जब पढ़ेगी नहीं, नौकरी मिलेगा नहीं। जब नौकरी नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी होने के बाद महंगाई। अच्छा, बेरोजगारी तभी होगी ना जब हमको मांगे पड़े। अच्छा, ये भी तो देखने को मिलता है ना, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी सवाल नहीं करना चाहता, कहता है कौन पढ़े, झंझट करेगा। ये यही मामला हुआ है। जो आप सवाल किया है ना, एक मिनट, जो मामला यही हुआ है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी सवाल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको डर है। किसका? सत्ता का। सत्ता से जो सवाल करता है उसको जेल के पीछे भेजा जा रहा है। और यही वजह है कि लोग डरे हुए हैं। हम लोगों ने, आपने भी वजह बनेगी सत्ता परिवर्तन की, हो सकता है जिसका लोग अविनाश शर्मा जैसे लोग एकदम ये एकदम बिल्कुल आने वाले समय में अगर देश के हालात नहीं सुधरे तो ये कहानी बनेगी और ये होगा बिल्कुल। ये अगर इस पे सही तरीके से अगर किसी ने एक्शन नहीं लिया तो ये आने वाले समय में जो बांग्लादेश के हालात हुए हैं, जो श्रीलंका में हुआ, वो हमारे हिंदुस्तान में भी होगा। इसलिए पहले ये ऐसे से ही डर लगता है कि आम जनता उसमें कहाँ पिसाएगी, कहाँ मरेगी, कहाँ जलेगी। आप कहाँ हैं? पहले ये देखिए, आप ग्रेजुएशन की हैं, बीए पहले 3 साल में लोग बीए कर लेते थे। आज 6 साल, 3 साल में 6 सेमेस्टर कर दिया, फीस उतना ही है। तो 6 सेमेस्टर, जो 3 सेमेस्टर में जो फीस लगता था डबल दे रहा है, कहाँ से पैसा आएगा? LLB में 3 सेमेस्टर 3 साल का हुआ था, ईयरली परीक्षा होता था, आज सेमेस्टर वाइज कर दिया। कहाँ से गरीब आदमी कमाने का धंधा बना रहा है और एजुकेशन क्वालिटी में नहीं आ रहा है। शिक्षा व्यवसाय, ये जो जितने विद्यालय हैं सभी एक तरह से आप कह लीजिए कि व्यवसायिक अड्डा बन चुके हैं। और ये तो कह सकते हैं कि शिक्षा में क्वालिटी नहीं बढ़ रही है, बट कमाने का धंधा लोग बना लिया कि 2 बार एडमिशन करवाएंगे तो 2 बार कमाएंगे, परीक्षा कराएंगे, क्या फायदा उससे? बिल्कुल। इसमें मैं कई बार खबर भी कर चुका हूँ। इसमें मैं कई बार खबर लिखा कि जो है कि बोझ तले जो है जो गार्जियन है दब रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे चर्चा करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाला समय बिल्कुल एक साफ शब्दों में एक बात बता दे रहा हूँ कि सत्ता में जो भी कोई रहता है, पब्लिक चुन के भेजती है कि हमारी वो सुनेगा, हमारे दुख दर्दों को समझेगा। जब सत्ता जा कर के वहाँ पर अपनी मनमानी करेगी तो बांग्लादेश वाले हालात हिंदुस्तान में भी होंगे। वहाँ के जो लोग हैं, कम से कम वो एक सिस्टम चलाएं कि पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक के मन की बात भी होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात कहते हैं लेकिन पब्लिक के मन की बात नहीं सुनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कम से कम उन्हें ये समझना चाहिए कि आखिर देश क्या ये समझ नहीं गए। इन जैसे पत्रकार और मुझ जैसे पत्रकार अच्छाइयाँ भी गिनवाते हैं और बुराइयाँ भी गिनवाते हैं, और कुछ लोग रहते हैं सिर्फ बुराइयाँ गिनवाते हैं। रवीश कुमार अगर वो बुराई दिखा रहे हैं तो कम से कम अच्छाई भी तो दिखाओ यार ना। ये मेरा मानना यही है, मेरा मानना ये है कि एज ए पत्रकार आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप बुराइयाँ बहुत गिनवा रहे हैं तो अच्छाइयाँ भी गिनवाइए। और आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। कर रही थी वो करने दिया। चुप अरे चुप रहिए भाई, चुप रहिए, कंटिन्यू करिए। तो वही, अब जो भी सत्ता में बैठा है उसे पब्लिक के मन की भी बात सुननी चाहिए। जब पब्लिक की मन की बात नहीं कहेगा, आरक्षण वाले मामले में जब भी कोई आ रहा है उठा दे रहा है कि खत्म कर दे रहे हैं। अरे 75% आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, आरक्षण वाले मामले को लेकर के मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं स्पष्ट इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि अकेले आप एक क्लिप लगाइएगा। देखिए, आरक्षण बना कि सबको भागीदारी हो, सबको हिस्सा मिले। इतिहास गवा रहा है कि जो सवर्ण लॉबी है हमेशा से बाहुबल धनबल उसके पास ज़्यादा रहा है। जिसके पास बाहुबल धनबल होता है उसके बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से पढ़ा लेता है। जिसके पास होता है पढ़ा मतलब 95% होते हैं कि मतलब उनको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है ये जाकर स्कूल भेजना और उसको कुछ काबिल बनाना, दोनों अलग। वो तो अलग हो गया। वो तो जो लड़का जो मतलब एक तरह से आवारा निकल गया तो उसकी बात ही खत्म करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, शिक्षा महंगी उनको लगती है जिनके पास पैसे नहीं है। शिक्षा महंगी उनको नहीं लगती जिनके पास पैसे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिनके पास बहुत पैसे हैं वो तो पढ़ा लेगा, नौकरी भी उनको मिलती है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोअर कास्ट में, जिनके पास मजदूरी है, खाने के लिए पैसे नहीं तो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? उसको वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो वो जब पढ़ा नहीं पाएगा तो नौकरी मिलना असंभव है। आरक्षण बना था इसीलिए कि सबको बराबर मिले। अगर 40 सीट उसको मिल रही है तो 40 सीट किसी ओबीसी को मिल रही है तो कम से कम 20 सीट तो SC ST को मिल रही है ना। अब आरक्षण खत्म कर दोगे आप
तो फिर वो SC/ST वालों को संभव है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? वो आरक्षण खत्म करने की बात थोड़ी कर रहे हैं। अगर आपको एक बार आरक्षण मिल चुका है, आप जो है कि अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए हैं, या फिर नेता है, या फिर इंजीनियर बन गए हैं आप, तो जरूरी है कि आपके बच्चों को मिलना चाहिए। तो वो जो नीचे में है उनको मिलना चाहिए ना। अभी लेंगे ST/SC का ये सर्टिफाइड कौन करेगा? नहीं हो पाता है ना। हमारे देश में पता है, शादी जिनकी हो गई है ना, उनकी भी शादी हो रही है। जिनकी शादी हो गई है, ये तहसीलदार पे कह रहे हैं, तहसीलदारों के पास जाकर के एक दिन वीडियो बनाने नहीं, उनकी भी शादी हो जाती है हमारे देश में, है ना। तो जो सरकारी नौकरी पाए हैं ना, तो आप कह रहे कि उनका आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। जैसे जो 75% आप देख लीजिए, अगर ये नियम लगाने से पहले अगर उस पर सही तरीके से अमल सरकार ने नहीं लाया ना, तो उस घर में नौकरी रहेगी नहीं। जिन घर में आरक्षण बन जाएगा, नौकरी रहते हुए लोग बाइकाट कर लेंगे। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवर्ण वर्ग से आते हैं और OBC का सर्टिफिकेट बना करके प्रधानी कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि हम सवर्ण हैं और हमें जब मौका मिला कि OBC में आकर के हमको टिकट चुनाव लड़ना है, तो हम OBC का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। नहीं होता है तो हम OBC की लड़की शादी कर लेते हैं। तो ये सब खत्म होना चाहिए। आप नियम कानून ला करके क्या करोगे? धारा नीचे तक जो है कि अमल ही नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। 302 को आप 102 बना दो, 502 बना दो, क्या मतलब है? हम पढ़ते चले आए कि 302, अरे क्या 302? अरे उसको चेंज करने से बजाय उसी को आप टाइट कर दो ना, उसी को कड़ा कर दो, 302 को ही कड़ा कर दो। क्या जरूरत है 302 को 102 बनाने की? उसी को प्रावधान बढ़ा दीजिए, उसको बेहतर कर दीजिए। ये देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जब कोई मामला बिगड़ता है तो ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम किया जाता है, और कोई वजह नहीं है। जो नियम कानून सोच समझ करके संविधान बना था, न जाने कितने देशों से उसकी अच्छी चीजों को चुराया गया था, यहाँ पे अच्छा कॉपी किया गया था। अब यहाँ पे बताइए आप, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि 302 को 102 बना देने से क्या मतलब है? उसी में प्राविधान उसका कड़ा करिए ना भाई, कड़ा करिए। SC/ST में संशोधन करने की आप बात कर रहे हैं, उसको आपने और हाई कर दिया, उसको सही करिए ना। जांच जब तक, देखिए, जब तक निचले स्तर पे सही तरीके से सरकार अपने, कहीं आम जनता भी तो जिम्मेदार है कि वो जिसके पास नौकरी रहती है वो भी जाएगा, कहेगा कि हमारे पास नौकरी नहीं है, 12,000 साल वाला बना दो। सऊदी अरब में क्यों नहीं होता है सब? क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ का कड़ा कानून है, नियम वहाँ कितने सख्त हैं। ये एक चीज जिम्मेदार यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है और लोगों के पास पैसे और जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं उसका मुंह ज्यादा बढ़ गया है। जनसंख्या की वृद्धि में कहीं चीन भी पीछे नहीं है भारत से। भारत को आप चीन से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, 250 साल पीछे। मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं है ना, वहाँ की भी जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से ज्यादा है। वो यहाँ पे 1 लोग कमाने वाले 4 लोग खाने वाले हैं, वहाँ पे हर व्यक्ति कमाता है। वहाँ पर भी नियम कानून बेहतर है, वहाँ पर कोई मनमानी क्यों नहीं करता है? समस्या यहाँ पे नियम कानून की नहीं है, लॉ की नहीं है, समस्या को उसको धरातल पे अमल किया जाए, तब जाकर के बेहतर। अगर आप सरकार जबरदस्ती अमल करवाने लगेगी तो तानाशाह तो वही हो जाएगी, आपको नहीं लगता? नहीं होगा। अगर वो अपने सिस्टम से काम करना शुरू कर, अगर उसने जो वो तहसीलदार है जो बनाता है, क्या बोलते हैं, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाता है, अगर वो जो है कि उसको अगर पकड़ लिया गया एक बार, तो वो ऑफिस में नहीं लेगा, कहीं बाहर लेगा। उसके पास एक ही घर है, एक ही जगह है, कहीं चाय पीते हुए ले सकता है, ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकता है, तो कैसे उसको पकड़ेंगे? मैं यही समझाना, नहीं देखिए, एंटी करप्शन की भी टीम मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये चीजें सिर्फ भारत में ही क्यों हैं? विदेशों में सुधरेगी, कैसे सुधरेगी? विदेशों में बिल्कुल नियम को एकदम इतना कड़ा करना चाहिए। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के अगर नजर में हो तो मुझे लगता है कि सीसीटीवी कैमरा हम यहाँ लगा सकते हैं, अब रास्ते में थोड़ी लगाएंगे। फिर भी अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, हर जगह मैं, बाकी देशों में ऐसा क्यों नहीं होता है? मैं सऊदी अरब की, कुवैत की, दुबई की मैं बात करूँ, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ पे क्यों इस तरीके से बात नहीं चलती है? क्यों नहीं होता है? जानते हैं इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, एक दो बातें मैंने भी थोड़ा सा एनालिसिस किया है तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो वेतन जो लोगों को मिलता है वो कम मिलता है। कुछ लोगों ने कहा इसलिए चोरी करना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता है कि पैसे किसी को काटता है। 1 लाख भी वेतन कर दोगे तो ये काम होगा। इस पे सरकार को मैं तो बहुत नहीं बता सकता, लेकिन इस पे बहस करने की जरूरत है कि घुसखोरी कैसे रुकेगी। हम मरे हुए हैं कि हम जिंदा हैं, ये हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ये एक चीज को ये नैतिक मूल्य का ह्रास हो गया है, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल कैसे सुधरेगा ये? संस्कृत लोग पढ़ना बंद कर दिया। नहीं, बिल्कुल संस्कृत लोग पढ़ना बंद कर दिया, फिर नैतिक मूल्य कैसे सुधरेगा? देखिए, बात उसकी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर जैसे अभी जो पेपर लीक वाले मामले में अभी इन लोगों ने कड़ा एक्शन लिया है कि नहीं, हर जगह सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होगा, वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 1 करोड़ की 2 करोड़ का जुर्माना है, उसको उम्र कैद होगी। ये सब नियम लाना पड़ेगा। जैसे क्या है, अभी कोई रेपिस्ट सऊदी अरब में पकड़ा जाए, उससे गोली मार दी जाती है, चौराहे पर लटका दिया जाता है ताकि उसे सबक मिले।
मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जांच कराने के बाद ऐसे लोगों को ऐसे करना चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह से करे ना पड़े। और ये जब तक नहीं होगा हमारा ये आप फांसी की बात कर रहे हैं, तो निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी हुई और उसी समय भले लगा, उसी टाइम पे एक प्रियंका जो वहाँ पे साउथ में थी, बंगलौर में थी, डॉक्टर थी, उसको जो है कि ले जाकर चौथे दिन ही एनकाउंटर कर दिए थे। उस एनकाउंटर को लोग काफी दिन तक जो है कि वो कहे कि भाई एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। इसी तरह भारत में न्याय मिलेगा। इसको 7 साल में जब मिला था न्याय, फांसी हुई थी, फिर भी कोई केस रुका तो नहीं। अभी अयोध्या का 70 साल का आदमी किया, जब कानून के बीच में गंदी राजनीति होगी तो यही होगा। ये जो राजनीति सुधरेगा कैसे? पब्लिक को सुधारना पड़ेगा। पब्लिक इस पूरे मामले में अगर सही नेता चुन करके भेजे ना, तो मुझे लगता है कि सब सेटल हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, मैं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत में बात बता दूं तो मुझे लगता है कि इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ की पब्लिक, कन्हैया कुमार ने कहा था भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, नहीं कहा था, फिर क्यों वायरल हुआ? वही तो, अगर कन्हैया कुमार ये कहा होता तो साफ तौर पे कहता है कि मुझे जेल के अंदर क्यों नहीं डालते हो तुम, क्यों नहीं डाला गया आज तक उसको। अभी तक साबित नहीं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि मतलब कन्हैया कुमार तेरे टुकड़े टुकड़े है, कोई वीडियो तो कोई दिखा दे। अगर इतना है तो उसे आज तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमारी आम पब्लिक जब अच्छे नेताओं का चयन नहीं करेगी, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में मनोज को चुनेगी, और यहाँ पर अखिलेश और निरहुआ के बीच में निरहुआ को चुनेगी, और उसके बाद तमाम ऐसे में उदाहरण दूंगा कंगना रनौत जैसे लोगों को चुनेगी, तो हमारे देश के हालात यही होंगे। अब जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, सबसे पहले सांसद जाते हैं हमारे दिनेश लाल यादव, तो कहते हैं कि भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग हमारे देश को नहीं चला पाएंगे। और यही विडंबना हमारे देश की है कि हमारा देश धीरे धीरे अब पिछड़ता हुआ जा रहा है, और इसका कोई चारा बरा नहीं है। पब्लिक को चुनना हो कि हमारा नेता कैसा हो और किस तरीके का पढ़ा लिखा नेता अगर जाएगा तो। आज के नेता भी तो वही अंगूठा छाप होते हैं, कोई राजनीति पढ़ के जाता भी तो नहीं है। इस बार पब्लिक थोड़ा दिमाग ले, 22 से 23 लोग पढ़े लिखे लोग गए हैं, युवा पीढ़ी के लोग। मुझे लगता है कि कुछ बदलाव आएगा। तो यहाँ पे हमने बातें करी है बांग्लादेश को लेकर के, अपने भारत को लेकर के, कि क्या बांग्लादेश में जैसे जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, क्या ऐसी स्थितियाँ भारत में भी हो सकती है? पॉसिबल है। यहाँ पे हमने पत्रकारों से बात करी है, क्योंकि पत्रकार जो होता है ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा चीज़ों को विस्तार से देखता है। आपको इस पर क्या कहना, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।